हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 11 सितंबर और आज हम बात करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की प्लस एडिटोरियल की। देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टिकल जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की जो आर्टिकल है वो हमारे सामने ये है, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में, जो कि मोरक्को में आया है, जहां पे कल ये रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि 1000 से ऊपर लोग मरे, लेकिन अब जो है 2100 से ऊपर लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ सफर हुए हैं, उनकी डेथ हुई है और 2400 से ज्यादा लोगों की क्या हुई है, इंजरीज हुई है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है, जापान कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफेंस टाई को इंडिया के साथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेंगे। G20 की जो प्लान है कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी रेगुलेशन के लिए कुछ काम करे, इंडिया इसके लिए कुछ डोमेस्टिक लॉज वगैरह को भी फॉर्म करने की बात कर रहा है। एप्पल कंट्री गेट ग्राउंड रेडी फॉर कैनबिस कल्टीवेशन। अब क्या हो रहा है कि भाई जो हिमाचल प्रदेश है उसको लीगलाइज कर दिया गया है कि वो कैनबिस को कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, तो इसको देख लेंगे। अगला आर्टिकल जो है आपके एडिटोरियल से मैंने 2 ही आर्टिकल लिया है। ठीक है, वैसे तो एक और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन सिर्फ 2 ही आर्टिकल यहाँ पे लिया है। तो पहला आर्टिकल है, हाउस वाइफ मेकअप ओवर 50% ऑफ इंडियन फीमेल सुसाइड्स और रीडबल्ड एफर्ट टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। ये दोनों आर्टिकल को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और जो आर्टिकल आपके बच गए उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। चलिए, मोरक्को क्वेक्स टोल राइज अबव 2100, ऑल हॉज प्रोविंसेस सफर मोस्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको जैसे कि पता है, फ्राइडे में मोरक्को में 6.8 की मैग्नीट्यूड की क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। और इस अर्थक्वेक से पहले तो बताया जा रहा है कि 1000 जो पीपल है वो, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो सफर्ड हुए हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन अब जो बात चल रही है कि 2100 जो है लोगों की डेथ हुई है, और जिसमें ये बताया जा रहा है जो 2400 जो पीपल है वो इंजरीज हुए हैं। अभी डेथ की सही गणना तो की नहीं गई है, जैसे होगी तो इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सिचुएशन खराब हुई है वो सबसे ज्यादा अलहोज प्रोविंसेस में हुई है, जहां पे 1351 लोग यानी कि 1351 पीपल की जो है डेथ हो गई है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कहां पे आपके पड़ा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो एटलस माउंटेन है उस एरिया में जो लोग रहने वाले, जो क्योंकि माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में लोग क्या करते हैं, माउंटेनियस एरिया में क्या करते हैं, घर बनाते हैं। जहां पे अगर यहाँ पे डबल चीज इनको देखने को मिलती है। पहली चीज तो कि भाई अर्थक्वेक ये चीज तो प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम जो है इन लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए, अर्थक्वेक से आने से खतरा क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये नेचुरल डिजास्टर है, और नेचुरल डिजास्टर होने का रीजन क्या है, हमारी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, और भी बहुत सारी रीजन होती है जिस वजह से जो एक्टिविटी है वो होते हैं। अगर हम मोरक्को की लोकेशन देखें, जैसे मैंने कल दिखाया था, अटलांटिक ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है उसके में मतलब इस एरिया में जो है पड़ता है, और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इन दोनों अटलांटिक ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है उनके बीच में एस टाइप का एक रीज जो है पूरा बना हुआ है, जहां से सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक होती रहती है, और यहाँ प्लेट टेक्टोनिक के वजह से इफेक्ट जो है यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, और जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यहाँ एटलस माउंटेन है, और इस माउंटेन से जो है आपकी जो लोग हैं वहां पे घर बना के क्या कहते हैं रहते हैं, जिसके वजह से सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी उनको फील करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं मोरक्को में 1960 के बाद से, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जो है रेडियस क्वेक है, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जो है नुकसान हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी की बात करें जो कि चिल्ड्रेन है, वुमेन है और ओल्ड पीपल है। ठीक है, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये इसको आपको याद रखना है। इसमें मैचिंग में आपके माउंटेन्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अगला आर्टिकल है, जापान नीड टू डिपेंड डिफेंस टाई विद इंडिया से किशिदा। देखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, इन्होंने संडे को बताया कि इंडिया के साथ इनको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करनी है। किस फील्ड में? आपके डिफेंस कॉर्पोरेशन में, जिससे कि उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है बनी रहे। और इस रीजन में, किस रीजन में? आपकी इंडियन ओशन, ये है इंडिया, ये इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंट्रीज है, वियतनाम वगैरह ये सब। उसके बाद यहाँ पे आपका चाइना जुड़ा हुआ है और ये आपका जो है जापान। तो इस एरिया में ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के एस्पेक्ट से। अगर हम देखें ट्रेड के बिहाफ पे ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसको सिक्योरिटी ना हो तो कहीं ना कहीं नुकसान किस पे होगी, इंपैक्ट किस पे पड़ेगी? ट्रेड पे। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगे। और जो उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्स है, एक्चुअली वहां कोई आर्म फोर्स नहीं चलती है। 1945 के बाद वहां आर्म फोर्स को बैन कर दिया गया था, वहां सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है। और उन्होंने कहा है हम इंडियन आर्मी फोर्स के साथ मिलके हम लोग कंडक्ट करेंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज वगैरह जो है हर साल कंडक्ट करेंगे, जो कि लैंड, सी और एयर पे होगा। बहुत सारे और भी जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज वगैरह जो है की जाती है। अगर हम बात करें ज्वाइंट एक्सरसाइज, अभी रिसेंटली जुलाई में कंडक्ट की गई थी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया क्वाड के द्वारा, ठीक है। और जिससे कि ये इंश्योर हो सके तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो कहीं ना कहीं क्या है, सेफ है। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, इस रीजन को फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ पे लाने के लिए उनको इस तरह के डिफेंस कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज जो है इंडिया के साथ करने होंगे। जापान भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपोज करता है यूनिलेटरली चेंज को, यानी कि कोई एक बंदा अगर इसको चेंज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम मल्टीपोलर की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें इफेक्टिव होगा, जो कि हम चाहते हैं कि इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन जो है सिक्योरिटी बनी रहे। किसी एक के कंट्रोल पे रहने से यहाँ पे इम्पैक्ट जो होगा वो किस पे पड़ेगा? ट्रेड पे पड़ेगा, इनकी एक्सरसाइज पे पड़ेगी, जो ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है, सारे इन सब चीजों पे पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बात की गई है कि रीइंफोर्स किया जाएगा फ्री और ओपन इंटरनेशनल बेस्ड रूल ऑफ लॉ को। कौन से रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। इनका एम होगा कि वो इंश्योर करे पीस को, स्टेबिलिटी को और प्रोस्पेरिटी को पूरे रीजन में और अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में। ये इनका विजन है। अगर हम यहाँ किसीदा की बात करें, इन्होंने FOIP की प्लान जो बात की है, अनाउंसमेंट की है, वो इंडिया में जो इस साल मार्च में आए थे उस टाइम पे इन्होंने किए थे। और यहाँ पे एक कंक्रीट मेजर्स लेते हुए इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो सपोर्ट होगी, रेनफोर्समेंट सपोर्ट होगी, वो मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्समेंट करेगी, जिससे कैपेबिलिटीज बनेगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इंक्रीज होगी। और यहाँ एक इंडिया जो है एक पार्टनर के रूप में, उनको एक अच्छे पार्टनर के रूप में दिख रहा है। क्योंकि अगर किसीदा की बात करें, इन्होंने G20 की मीटिंग अभी रिसेंटली में अटेंड की है और यहाँ बहुत सारी मीनिंगफुल अचीवमेंट जो है उन्होंने देखा है। जिस तरह की आपकी जो पहले बात की गई थी बाली डिक्लेरेशन में यूक्रेन के खिलाफ, और अब जो है स्टैंड जो है इंडिया का है, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में वापस आ रहा है, ग्लोबल लीडर के रूप ले रहा है, ठीक है, एक विश्व गुरु की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए उसके साथ ज्वाइनिंग होने पे बेनिफिट होगा। और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है? देखिए, इंडिया को बेनिफिट सबसे पहले तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी। और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी होगी तो कहीं ना कहीं ट्रेड जो फैसिलिटीज है अच्छी होगी। ट्रेड के साथ साथ मल्टीपोलर की तरफ जो है वर्ल्ड बढ़ रहा है, और जो हमारा इंडिया का एम भी है। और साथ ही साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इंडिया में भी आएगी। ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो अदर कंट्रीज भी क्या होगी, इंडिया के साथ इंक्लूड होने की कोशिश करेगी। और यही ट्रस्ट कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, जिसमें इंडिया जो होगी वो ऊपर
टॉप पोजीशन पे जो पहुंचना चाहती है उस लेवल पे पहुंच सकती है। अभी जैसे हमने देखा रसिया का एग्रेशन जो यूक्रेन में है वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन बनी थी और इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को कॉर्पोरेशन किया G20 में। जिस तरह से पहले बाली वगैरह मीटिंग में लिया गया था स्टेप्स, उस तरह की जो स्टेप है यहाँ नहीं लिया गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनर्मस इम्पैक्ट देखा गया है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में इन सब फैक्टर की वजह से, जैसे फूड की प्राइस में, ठीक है, या एनर्जी की प्राइस में इंक्रीमेंट देखा गया है, ठीक है, इन सब चीजों में इंक्रीमेंट दिखा गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ बताई जा रही है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल से बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट G20 प्लान टू एक्सप्लोर क्रिप्टो रेगुलेशन, इंडिया में वेट टू फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लॉज। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे G20 कंट्रीज के साथ इंडिया ने जो मीटिंग की है उसमें ये एक्सप्लोर किया है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे किसमें, आपके जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको रेगुलेट करने की, उसके फ्रेमवर्क को रेगुलेट करने में यहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर इंडिया की बात कर रहा है वो लंबे समय से इस तरह की डोमेस्टिक रेगुलेशन कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में लाना चाहता था और उसके लिए उसने इनिशिएट किया डायलॉग्स को अपने स्टेक होल्डर के साथ और वे फॉरवर्ड एक निकाला है। यहाँ पे जो इंडिया ने पूरी तरह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पूरी तरह से बैन कर रखा था किसके, गवर्नमेंट की कंसिडरेशन लेके क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल पूरी तरह से बैन है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं अलग अलग तौर पे देखा जा रहा है कि यूज किया जा सकता है या इसको पूरी तरह से रोका जा सकता है कि अलग अलग लेवल पे इनके सीनियर गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंडिकेशन के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं बातचीत चली और इसको जो क्रिप्टो करेंसी के बैन है उसको कहीं हटाने की बात जो है किया जा रहा है। बात हटाने की क्यों किया जा रहा है, हटाने की नहीं, एक्चुअली इसको रेगुलेशन करने की बात की जा रही है, जो एक बड़े कन्वर्सेशन के बाद ये हमारे सामने निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें लेट 2021 की तो बहुत सारे इंटरेस्ट जो कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और इसकी एडवर्टाइज वगैरह जैसे कि हमारे IPL वगैरह में कहीं ना कहीं दिख रहे थे, जिसके वजह से लोग जो है अट्रैक्ट किस पे हो रहे थे, सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पे हो रहा था। और क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं अगर आप बैन भी कर दोगे, क्या लोग इसको यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन यूज करने के साथ साथ उसको अगर आपको बैन करोगे तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या क्रिप्टो करेंसी को पूरा बैन कर देना कोई सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए तो इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का यूज होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए लॉज वगैरह को कहीं ना कहीं लाने पड़ेंगे। आपको इसको इनिशिएट करना होगा कि इसके यूज को किस तरीके से लिमिटेड किया जाए, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, लोगों को इसकी जो प्रोज और कॉन्स है वो किस तरह से इनको लोगों के बीच में बताया जाए, ठीक है। अगर हम बात किए, अगर पूरी तरह से बैन होगी तो इससे नुकसान इंडिया को भी होगी और इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज को भी होगी और जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उनको भी होगी। जो G20 की जो अभी डिक्लेरेशन हुई है उसमें ये इंडोर्स किया गया है कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को कहीं ना कहीं रिकमेंडेड किया जाएगा और वो इसको रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी किसके, क्रिप्टो एसेट्स की एक्टिविटी को। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रिपेयर्ड होगी वो IMF और FS यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा ही स्टेब्लिश होगी और इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के द्वारा इसके फैक्टर के जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट के रूप में निकल के आ रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ये भी एक चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं टाइमली एजुकेशन करना जरूरी है। यहाँ फाइनेंशियल मिनिस्टर जो G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर है और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर है वो कहीं ना कहीं इस रोड मैप पे पहुंचे हैं डिस्कस करते हुए कि वो अगले मंथ मरक्केश में इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एप्पल कंट्री गेट
ग्राउंड रेडी टू कैनबिस कल्टीवेशन। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है जिसमें यहाँ इन्होंने कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है। कैनबिस यानी कि गांजा उगाने को यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक की बूस्ट के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, क्योंकि एक कमेटी कंप्राइजिंग लॉ मेकर ये एक्सप्लोर किया है कि पॉसिबिलिटी है कि लीगल कल्टीवेशन कहीं ना कहीं कैनबिस को इस टाइम पे रिकमेंडेड कर सकते हैं, जिससे कि जो नॉन नार्कोटिक यूज है कैनबिस, जैसे कि मेडिसिनल यूज, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक यूज जो है वो भी बढ़ सके। अगर यहाँ पे कंसर्न की बात देखें तो सबसे ज्यादा कंसर्न जो है एडोलेसेंस और यूथ की है, जो इस तरह की चीजों में उलझ जाते हैं और कैनबिस से एब्यूसेस होते हैं। और ये अगर नेक्सस देखा जाए इलीगल प्रोड्यूसर के रूप में और सप्लायर के रूप में कैनबिस को देखा जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और रिस्क प्रिलिफरेज जो है बना हुआ है। अगर हम हेम्प की बात करें यानी कि कैनबिस की बात करें, एक बॉटनिकल क्लास की कैनबिस है सतीवा कल्टीवेशन ग्रोन, जो कि किसके लिए, इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश में उगाते हुए देखते हैं, लेकिन ये इलीगल है किसके अंडर में, नार्कोटिक ड्रग साइकोपेट्रिक सब्सटेंस यानी कि NDPS एक्ट 1985 के अंडर में। जो स्टेट कैबिनेट ने इसको अप्रूवल किया है और अवेटेड किया है कि पॉलिसी इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको कहीं ना कहीं NDPS के एक्ट के थ्रू और NDPS एक्ट 1989 के थ्रू लाया जाए। यहां से क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ जो अगर लीगलाइज करेंगे तो इसका मतलब जो इलीगल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाइसेंस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लाइसेंस ले जाएंगे, लाइसेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उस चीज को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो कल्टीवेशन है वो लिमिटेड ओनली ऑन इंडस्ट्रीज, मेडिसिनली और साइंटिफिक यूज में लेने की बात की जा रही है, और जो इससे प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं रोकने की बात की जा रही है। अगर हम पॉलिसीज देखें जो आपकी कैनबिस की, उसकी कल्टीवेशन जो है मेडिसिनल है, इंडस्ट्रियल है और साइंटिफिक यूज है, उसको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैनबिस टू ट्रीट पेशेंट्स बिसाइड्स राइजिंग द वैल्यू ऑफ स्टेट्स फ्रॉम प्रोडक्ट मेड बाय हेम्प। ये बताया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा कि वो मेडिसिनल इंडस्ट्री इन सब में ज्यादा यूज किया जाता है, ये ज्यादा यूज किया जाएगा, अदरवाइज हम लोग जो है प्रॉफिट के मूड से, यानी कि रेवेन्यू के अलावा, रेवेन्यू तो राइज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो हेल्पफुल भी करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अब NDPS एक्ट 1985 कहीं ना कहीं इम्पोज करता है इसके ऊपर कि आप इससे रिजाइन जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके फ्लावर को इसके प्लांट से नहीं निकाल सकते, लेकिन लॉ अगर डिटरमाइन करें इसके मेथड को और एक्सटेंड करता है इनके कल्टीवेशन को, जिससे कि ये मेडिसिनल और साइंटिफिक प्रपोज के रूप में यूज किया जा सकता है। सेक्शन 10 सबक्लोज A सबक्लोज 3 ऑफ एक्ट एम्पावर करता है स्टेट्स को कि वो इनके खिलाफ रूल बनाए और किस तरीके से कल्टीवेशन करें कोई भी कैनबिस प्लांट को, प्रोडक्शन को, उसके पोजेशन को, ट्रांसपोर्ट को, कंजप्शन को, यूज को, परचेज को, सेल्स को और कंजप्शन ऑफ कैनबिस एक्सेप्ट 4 राज्य के रूप में। ठीक है, और स्टेट के पास ये पावर है, ये परमिट है कि वो जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर में इसको हेम्प को ऑब्टेन कर सकता है इसके फाइबर या सीड्स से, हॉर्टिकल्चर के पर्पज से। अगर हम बात करें 2017 में हिमाचल प्रदेश के नेबरहुड में, उत्तराखंड में जो है पहली स्टेट जो बनी थी कंट्री की जो लीगलाइज किया था कैनबिस कल्टीवेशन को। ठीक है, कब, 2017 में। तो ये सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा एडिटोरियल सेक्शन का है। क्या बताया जा रहा है, हाउस वाइफ मेकअप ओवर 50% ऑफ इंडियन फीमेल सुसाइड्स। देखिए क्या बताया जा रहा है, सितंबर 10 में ये ऑब्जर्वेंस किया गया कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को सेलिब्रेट किया जाए, और ये इनिशिएटिव 2003 से लिया गया जो आज तक चलते जा रहा है, मतलब कल के दिन में इसको सेलिब्रेट जो है किया गया। इसको सेलिब्रेट करने की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इसमें जो सोशल स्टिग्मास वगैरह है उनको डिमिनिश करना, कम करना, और अवेयरनेस को कहीं ना कहीं हाइटेन करना, बढ़ाना।
अगर थीम देखें 2021 की, तो यहाँ पे थीम बताती है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका मतलब एम क्या है कि हमें होप को इंस्पायर करना है और प्रिवेंशन को कहीं ना कहीं बढ़ा के मेजर्स करना है उनको। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, जो जो डे की कॉल से अटेंशन वंस अगेन फ्रिक्वेंटली ओवरलुक प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड अमंग हाउस वाइफ। तो इंडिया में कहीं ना कहीं सुसाइड जो है ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही है हाउस वाइफ्स की। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे सुसाइड के डाटा को कैटेगराइज किया गया ऑक्यूपेशन से। हाउस वाइफ्स जो कंसिस्टेंटली रैंक हो रही है दो ग्रुप्स में। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग डाटा इसमें दिखाया गया है, जो अभी सबसे ज्यादा रिसेंट ईयर में डाटा अवेलेबल है। जो वुमेन्स के नंबर है जो सुसाइड से मरने वाली इंडिया की कहीं ना कहीं 2021 में 45,026 तक पहुंच गई है, और लगभग आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनमें हाउस वाइफ्स है। ठीक है, आपके टेबल में देख सकते हो फीमेल की सुसाइड रेट जो है ये दिखा रखा है। जो शेयर ऑफ हाउस वाइफ है टोटल फीमेल सुसाइड का, वो कितना है, एबो 50% मार्क कर गया है सेवरल ईयर नाउ, अभी के ईयर्स में। अगर हम शेयर ऑफ हाउस वाइफ की बात करें ओवरऑल सुसाइड्स की, उसमें कहीं ना कहीं अभी 15% मार्क हुआ है बहुत सारी ईयर में। अगर हम टेबल 2 की बात करें, लगभग 30% जो है सारी सुसाइड्स यानी कि मैन और वुमेन को मिला के ये कहीं ना कहीं फैमिली मैरिज से रिलेटेड होती है, फैमिली से या मैरिज से रिलेटेड होती है। अगर जनरली हम देखें पूरे साल की इकोनॉमिकल बेटर स्टेट की बात करें, जैसे हमारे साउथ की एरिया में, यहाँ पे सुसाइड रेट कहीं ना कहीं टॉप लिस्ट पे है साउथ की एरिया में। अगर हम बात करें वहीं 2021 की, जिसमें बहुत सारे स्टेट जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब स्टेट्स टॉप पे हैं यहाँ पे डेथ के सुसाइड के केस में। अगर यहाँ पे एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली के हिसाब से ये बताया गया जो सुसाइड रेट है वो हाउस वाइफ का, वो केवल अलोन विद कंसिडर्ड, इनके कंसिडर से ही डिपेंड होती है। उनके पेपर ने ये सजेस्ट किया कि जो सोशल रोल्स है या पोस्ट मैरिज रोल्स है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है इनकी फैक्टर में। जैसे एक वुमेन, अगर मान लीजिए एक गर्ल जो है शादी नहीं की है, वुमेन मैरिज नहीं की है, तो वो अलग कल्चर पे चलती है, लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं अलग अलग सोशल स्टिग्मास वगैरह देखने को मिलता है। जो ट्रेडिशनली एरिया है उन एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और उनमें वो एडजस्ट करने में अनसुटेबल फील करती है। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ में, जहां फीमेल लिटरेसी रेट कंपेरेटिवली हाई है और वुमेन जो है वो मास मीडिया को सबसे ज्यादा एक्सेस करती है, वहीं कहीं ना कहीं ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे जो ट्रेडिशनल सोसाइटिकल नॉर्म्स है वो ज्यादा होती है, और उनके वजह से वो क्लास में आते हैं, और क्लास में आने की वजह से उनको वो एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर हम देखें ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं नॉर्थ की एरिया में कहीं ना कहीं लेस प्रोनाउंस्ड है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है लोअर लेवल ऑफ एक्सपोजर है एमोंग वुमेन्स के अंदर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की बात करें, हाईलाइट किया है जो चैलेंजिंग सरकमस्टेंस जो कि मैरिड वुमेन फेस करती है। इसमें क्या क्या होती है, मोबिलिटी, यानी कि उनके रेस्ट्रिक्शन किया जाता है उनके मोबिलिटी पे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। फाइनेंशियली ऑटोनॉमी देना, मैरिटियल कंट्रोल, यानी कि शादी के बाद हस्बैंड का कंट्रोल हो या वाइफ का कंट्रोल, इस तरह के, और साथ ही साथ फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या इमोशनल एब्यूसेस जो है उनको झेलने को मिलती है। बहुत सारे वुमेन्स ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक अलग अलग तरीके से, साइलेंस तरीके से किया जाता है। ठीक है, साइलेंस तरीके से मतलब उनको बिना कुछ बोले चुपचाप जो है वो मेंटली प्रेशर के रूप में आते रहते हैं। और अगर बात की जाए वुमेन्स की, लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में एक्सपीरियंस करते हैं सबसे ज्यादा वायलेंस, यानी कि जहां इनकम लेवल कम होती है उस घर में, फैमिली में बात की जा रही है, फैमिली में वायलेंस जो है कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। अगर हम टेबल 3 की बात करें, जिसमें वुमेन एज बात किया जा रहा है 18 to 49, जिसमें हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोल करता है बिहेवियर में। ठीक है, अगर 19 और 21 की डाटा देखें, कम से कम एक वुमेन जो है, 4 वुमेन में से एक वुमेन जो है कहीं ना कहीं पुअरेस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड, वो कहती है हस्बैंड कहीं ना कहीं अलो हर टू मीट हर फीमेल फ्रेंड्स, यानी कि हस्बैंड उसको अलो ही नहीं करता है कि वो अपने फीमेल फ्रेंड से मिल सके, जहां वो पूरे टाइम जो है थोड़ी सी बिता सके।
उसको यहाँ पे जेलसी फील होती है, जिसके वजह कि वो अगर दूसरे वुमेन से बात करती है, और कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है उसके मनी पे, यानी कि पैसे से रिलेटेड उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं करते। तो ये वुमेन्स का कहना है उनके हस्बैंड की बिहेवियर में। और ये शेयर कहीं ना कहीं रिचर हाउस होल्ड में क्या देखा गया, कम देखा गया, यानी कि जो लोअर हाउस होल्ड है वहाँ अगर महिला किसी जाके पुरुष से बात करती है तो वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाती अपने हस्बैंड का। यहाँ पे टेबल 4 क्या दिखा रहा है, 35% ऑफ मैरिड वुमेन कहीं ना कहीं पुअरेस्ट होती है, 20% ऑफ हाउस होल्ड जो कि फेस करती है फिजिकल और इमोशनल और सेक्सुअल वायलेंस को, और लगभग आधे से भी कम कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी हेल्प मांगती है, जो किससे, फ्रेंड से हो गया, फैमिली से हो गया, या फिर अलग किसी अथॉरिटी से हो गया। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस कहीं ना कहीं वो शेयर करने से बचती है, और ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है वो आपके लोअर क्लास में देखा जाता है और रिचर हाउस होल्ड में कम देखा जाता है। टेबल 5 यहाँ पे क्या दिखाता है कि 40% मैन मैरिड वुमेन इन द पुअरेस्ट क्विंटल सेड दे कैन विजिट प्लेस सच एज मार्केट अलोन। जो सबसे ज्यादा विजिट करती है वो कहाँ करती है, मार्केट प्लेस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यू बताया जा रहा है। और स्लाइटली हायर शेयर देन सेड दैट दे हैड मनी विच दे कुड डिसाइड हाउ टू यूज। मार्केट इसलिए जाती है क्योंकि वो डिसाइड कर पाती है कि वो क्या यूज करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। रीडबल एफर्ट टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ G20 के समिट की ना की लीडर की कल जो है खत्म हुई है, और इसके आगे नेशनल जनरल असेंबली जो है उसके समिट की ना की न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते होने वाली है। वर्ल्ड कहीं ना कहीं क्रिटिकल जंक्शन में यहाँ पे आके पहुंच चुका है। जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं एक फास्टर बना रही है कि वो इन चीजों को किस तरह से रिस्क को कम किया जा सके। जैसे रिस्क यानी कि कोविड पेंडेमिक की जैसे हमारी रिस्क है, ठीक है, इन चीजों को आगे जो डिजास्टर रिस्क है उसको किस तरह से कम किया जा सके। अगर हम बात करें कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद हमने कहीं ना कहीं पॉली क्राइसिस देखा, वॉर का, डेब्ट का, फूड इनसिक्योरिटी का, और इन सब का कहीं ना कहीं हमने एक चाल चलने इस टाइम पे देख रहे हैं, और सभी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है जिससे कि हम बैकड्रॉप में पहुंच के क्लाइमेट क्राइसिस से, जैसे कोई कंट्री अगर डेब्ट में फंस गई है तो क्लाइमेट चेंज से क्या पैसा मतलब खर्च करेगा, वो तो पहले डेब्ट चुकाने में लगेगा ना। कोविड-19 से नहीं निकला क्योंकि उनकी हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं थी, तो ऑटोमेटिक बात है पहले वो हेल्थ पे काम करेंगे, बाद में क्लाइमेट पे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट क्राइसिस को जो ड्राइविंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, और इवेंट जो है फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। इनके बैकड्रॉप से जो ये राइज हो रही है डिजास्टर ट्रेंड, कहीं ना कहीं ये डिजास्टर हमें ट्रेंड होते हुए दिख रहा है, ना कि रुकते हुए, खत्म होते हुए। जो इस साल की अगर देखी जाए तो बहुत सारी हमें न्यूज जो है अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से आई है, जैसे कि फ्लडिंग जो कि चाइना में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किया है, वाइल्ड फायर जो कि यूरोप में, हवाई में आपके हॉटेस्ट मंथ जो है जुलाई में रिकॉर्ड किया गया। तो ये सब चीजें क्या है, क्लाइमेट चेंज ही तो है। तो यहाँ पे कुछ एक्शन जो है नहीं लिए जा रहे, नॉर्मल तरीके से जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। अगर हम बात करें ये सबसे ज्यादा किसके लिए खतरनाक है, वल्नरेबल कंट्रीज के लिए, जो कि पेइंग करते हैं ग्रेटेस्ट प्राइस डिस्पाइट हैविंग कंट्रीब्यूट लीस्ट प्रॉब्लम, जो कि लीस्ट प्रॉब्लम को तो कंट्रीब्यूट करें लेकिन उसके लिए उनको भारी जो है पैसा चुकाना पड़ता है। अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ 50 कंट्रीज की, तो मोस्ट वल्नरेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इनके डेप्थ से ही कहीं ना कहीं सफर करते हैं। इंडिया जो पहले वर्ल्ड की मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री थी, अब वो कहीं ना कहीं नई रियलिटी को छू रही है। अगर हम 2022 की बात करें, जो कंट्री कहीं ना कहीं डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर को कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, वाइल ये जो साल है हमने कहीं ना कहीं सीवियर मानसून कॉज भी देखे जो हर तरह फैली हुई थी, और जिससे कि लाइवलीहुड लाइफ जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे। अगर हम और किसी चीज की बात करें, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज भी निकल गई है। पहले हमारे पास वी हैव सॉल्यूशन फॉर बोथ एडेप्टेशन और मिटिगेशन हमारे पास में था, लेकिन अब जो है हम जो है किस पे काम कर रहे हैं, एसडीजी को बनाए रखने के लिए, यहाँ की पीस को बनाए रखने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को, और एक साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि एक साथ आएंगे और पेरिस क्लाइमेट जो है
वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री रखनी है, उसको कहीं ना कहीं बनाए रखेंगे और यहाँ पे डिजास्टर रिस्क को क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूसिंग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने संदाई फ्रेमवर्क जो डिजास्टर रिस्क है उसके लिए उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। 8 साल की अगर बात करें, इंप्लीमेंट हो गए संदाई फ्रेमवर्क को और ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिवली काम तो कर रहा है लेकिन कुछ लैकिंग जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इस मई के दिस ईयर मई में बात करें तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट ने यहाँ कमिटेड किया है कि वो रेजिलेंट करेंगे, एक्सलेट करेंगे, कि वो रिन्यूड करेंगे जो अर्जेंसी है, जो जरूरी है उसको कहीं ना कहीं एक्सलेट करने की बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ लेसन सीखने की बात है कोविड-19 पेंडेमिक से, जो कि इम्पोर्टेंस रखती है हमारी जो डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए या रेजिलियंस करने के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए। जो क्राइसिस है वो केवल ये भी रिवील नहीं करता है कि हम ज्यादा वल्नरेबल है रिस्क से, बल्कि हमें नई तरीके दिखाता है कि हम किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, डिजिटल इनोवेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग कर सकते हैं, या कोविड जैसे डिजिटल वैक्सीन सिस्टम को हम लोग अपना सकते हैं। एक दूसरी रीजन जो इंडिया को ऑप्टिमाइज करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने में, जहां पे अगर हम बात करें सभी स्टेट 28 स्टेट कहीं ना कहीं प्रिपेयर है अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान से, जो हम रिसेंट ईयर में देख रहे हैं। यहाँ पे जो मोर्टेलिटी है एक्सट्रीम वेदर की वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रही है। इंडिया की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है साइक्लोन की, वो कहीं ना कहीं पूरे कोस्टलाइन को कवर कर रखा है और यहाँ पे साइक्लोन रिलेटेड मोर्टेलिटी को 90% तक कहीं ना कहीं कम कर दिया है, जो कि लास्ट 15 ईयर से देखने को मिल रहा है। ये जो हीट वेव की एक्शंस है वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे है और इसको भी रिड्यूस करने की, हीट वेव्स को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। कितने % कम कर दी गई? 90%। जो रिसेंटली में 0 डेथ की टोल को देखा गया है, जिसमें साइक्लोन रिपोर्ट जो है जो कि गुजरात में आया था उसके वजह से बहुत सारे नुकसान हुए थे, वहां पे 0 डेथ जो है टोल किया गया और साथ ही साथ ये अचीवमेंट किया गया कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक्शन सिस्टम ने कहीं ना कहीं काम किया है, जिसके वजह से हम डिजास्टर को तो खत्म कर सके, उसके साथ साथ 100 ऑफ बेबीज ने वहां पे कहीं ना कहीं बॉर्न लिया है वुमेन से, जो कि वहां के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, उनको शेल्टर हाउस दिया गया, सेफ डिलीवरी की गई है गवर्नमेंट में। कब? साइक्लोन के टाइम पे। यहाँ पे अगर बात करें 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किए थे, रिफॉर्म की बात किए थे, डिजास्टर रिस्क फाइनेंस की बात किए थे। यहाँ पे 28.6 बिलियन डॉलर की बात किए थे नेशनल की और स्टेट लेवल की, कितने साल में? 5 साल के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ कहीं ना कहीं प्रोवाइड करिए सफिशिएंट रिसोर्सेज, किसके लिए? डिजास्टर के लिए, ताकि वो प्रिपेयर कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, रिकवरी कर सके और कैपेसिटी को डेवलप कर सके। अगर इंटरनेशनल स्टेज की बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं प्रमोट करता है डिजास्टर रेजिलियंस को, सस्टेनेबिलिटी को, और साथ ही साथ इंक्लूड करता है कोलिशन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो है और ज्यादा इंक्रीज हो सके। इंडिया की नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही है और रेगुलरली डिप्लॉय है, और कहाँ पे? डिजास्टर जोन की वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में। इंडिया जो है G20 के प्रेसिडेंट है और वो कहीं ना कहीं डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन करने के लिए इनके साथ कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर भी आ रही है, जिसमें रिडक्शन जो है वो वर्किंग ग्रुप की अलाइन के थ्रू ही हो रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? डिजास्टर रिस्क को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना चाहिए सभी लेवल पे, चाहे वो बिल्डिंग पे हो, चाहे इन्वेस्ट के हो, चाहे वो लाइफ्स के हो, ठीक है। और हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें रिस्क को रिडक्शन करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करना चाहिए और यूएन को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया की सपोर्ट से, ठीक है। जस्ट 24 आवर की जो स्टॉर्म्स वगैरह है उसको कहीं ना कहीं हम डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं 30% तक, और ओवर 1/3 पॉपुलेशन होने के कारण से मोस्ट ऑफ द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री को इस तरह के एक्सेस जो है नहीं है, तो उनको एक्सेस करवा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ग्लोबल मल्टी रिस्क वार्निंग सिस्टम को कहीं ना कहीं जो कि हजार्ड है या बायोलॉजिकल या टेक्टोनिकल या टेक्नोलॉजिकल है, उन सबको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की जा रही है रिस्क जो कि हम फेस कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया जाए, और इंडिया कहीं ना कहीं G20 प्रेसिडेंटशिप के साथ प्रोग्रेसिव और नॉलेजेबल शेयरिंग कर रहा है और ज्वाइंट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क एनालिसिस को देख रहा है। और फाइनली हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी बचे ना और सबको सेफ्टी मिले, सबको प्रिवेंशन, डिजास्टर प्रिवेंशन मिले, रिस्पॉन्स मिले और रिकवरी हो सके, चाहे वो ग्लोबल साउथ ही क्यों ना। G20 के सबमिट कहीं ना कहीं इस आउटकम पे आया है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो फ्यूचर के लिए काम करें और डिजास्टर रिस्क के साथ वो खड़े हो और साथ ही साथ वो इसके ऊपर
कोई स्टेप भी ले। चलिए, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।